नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। उसी क्लास के लास्ट में मैंने आपको बताया था इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर। आज हम उसके कुछ और प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि रिसोर्सेज के मदद से हम कैसे प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसका उपयोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। जैसा कि आपने देखा था, इकोनॉमिक्स का मतलब ही ये है कि स्कार रिसोर्सेस मतलब जो दुर्लभ रिसोर्सेस हैं उनकी सहायता से हम इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिससे पब्लिक का वेलफेयर हो सके या किसी को फ़ायदा पहुंच सके। तो सबसे पहले हमको कुछ बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस करने पड़ेंगे, उसके बाद हम समझेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेस जिन्हें हम संसाधन कहते हैं, अब संसाधन की मदद से जो प्रोड्यूसर होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, प्रोड्यूसर होता है वो कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट तैयार करता है। तो जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट तैयार करता है तो यहाँ पे अभी जो मैं एक मॉडल बनाना चाह रहा हूँ, इसमें आपको ऐसा अज्यूम करना है कि जो प्रोड्यूसर है वही कंज्यूमर है, या आप ऐसा मान लीजिए कि दो ही लोग हैं, एक कंज्यूमर है एक प्रोड्यूसर है, तभी हम मॉडल को स्टडी कर पाएंगे। तो सबसे पहले संसाधनों में से सिलेक्ट करके प्रोड्यूसर कंज्यूमर के लिए कोई प्रोडक्ट बनाएगा। तो जब वो ये प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगा, उत्पादन करेगा, तो यहाँ पे उसे ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला आता है इसमें लैंड मतलब कि भूमि, फिर आता है लेबर, उसके बाद आता है कैपिटल, देन आता है एंटरप्रेन्योर, मतलब कि उद्यमी। कहीं कहीं पे इसे ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइजेस, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संगठन भी बताया जाता है। लैंड भूमि, लेबर श्रमिक, कैपिटल पूंजी और एंटरप्रेन्योर मतलब कि उद्यमी। अब इसकी मदद से लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस, इसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको ग्रुपिंग बना के ऑप्शन देगा जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संगठन भी लिख के आ सकता है। इनकी मदद से कोई प्रोडक्ट तैयार होगा और वो हम किसको देंगे? कंज्यूमर को। जब हम कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट देंगे तो वो इनका कंजप्शन करेगा मतलब कि उपभोग करेगा, साथ ही साथ प्रोड्यूसर को क्या देगा? पैसे। तो वो क्या देगा? प्रोड्यूसर को पैसे भी देगा। और मैंने आपसे क्या बताया, ये मॉडल को स्टडी करने के लिए आपको ऐसा अज्यूम करना है कि जो प्रोड्यूसर है वही कंज्यूमर है, या आप ऐसा मान लीजिए दो ही लोग हैं या एक ही व्यक्ति है ये, ठीक है। तो इसमें जब ये लैंड मतलब कि भूमि का उपयोग करेगा तो इसको लैंड में क्या देना पड़ेगा? लैंड में से जैसे कि एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, लेबर और ये जो मैंने आपको फैक्टर बताया, तो सबसे पहले आप जानते हैं अच्छे से कि अगर लेबर रखेगा वो अपनी फैक्ट्री में तो उसे देना पड़ेगा वेजेस मतलब कि उसका मेहनताना श्रमिक। कैपिटल वो लगाएगा मतलब कि पूंजी वो लगाएगा तो उसे क्या लगेगा? इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? उद्यमी। उद्यमी कौन लोग होते हैं? जो रिस्क लेके बिजनेस चालू करते हैं
और लोगों के लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, उसके बदले में उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट। और लैंड के बदले पे उसे क्या देना पड़ता है, लैंड के बदले उसे क्या देना पड़ता है, रेंट। लेबर के बदले उसे क्या देना पड़ता है, वेजेस। कैपिटल मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर मतलब उसने रिस्क लिया तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसकी सहायता से आप देख रहे हैं कि रिसोर्सेस का उपयोग किया गया प्रोड्यूसर के द्वारा और उसने इससे कोई ना कोई प्रोडक्ट तैयार किया। प्रोडक्ट तैयार करने के बिहाफ में उसे ये फैक्टर लगे और फैक्टर की उसे कुछ कीमत चुकानी पड़ी, साथ ही साथ उसे कुछ प्रॉफिट भी मिला। क्लियर है? अब देखिए, तो आपने देखा केवल रिसोर्सेस की मदद से हमने उसको 4 भागों में डिवाइड कर लिया। तो अब देखिए ऐसे ही इकोनॉमिक्स का साइकिल चलता है। अब मान लीजिए अभी तो हम सिंगल व्यक्ति से ये मॉडल स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए रिसोर्सेस की मदद से मतलब कोई फैक्ट्री लगती है तो किसी ना किसी को रेंट मिल जाता है, किसी को रोजगार मिलता है। फिर जब कैपिटल लगती है तो उस पर इंटरेस्ट जाता है, क्योंकि वो लोन लेके पूंजी इन्वेस्ट करेगा तो इंटरेस्ट जाएगा बैंकों में, या जिससे उसने उधार लिया होगा उसको, या फिर पूरा अगर कैश में भी लिया है तो कंपनी को पूरा पैसा जाएगा। तो कोई दूसरी कंपनी जो कि मशीन बनाती है या ऐसे चीज़ें तैयार करती है जो प्रोडक्शन में काम आती है। प्रॉफिट किस व्यक्ति को जाएगा, प्रोड्यूसर को। ये आपको समझ में आया? तो ये जो सारे फैक्टर हैं, जब इनका आदान प्रदान होता है, इनका एक्सचेंज होता है, तो उसे हम कहते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब कि वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह। और जब ये आप देखिए, ये पूरे जो भी मैंने 4 प्रकार लिखे हैं इसमें इन्वॉल्व है आपकी मनी, मतलब कि धन। तो इसे हम क्या कहते हैं, मनी फ्लो। मतलब कि मनी फ्लो मतलब कि वास्तविक प्रभाव, वास्तविक प्रवाह, मनी फ्लो। ये आपका मनी फ्लो हो गया और ये आपका रियल फ्लो हो गया। अब देखिए, जब मैं बात करता हूं डिस्ट्रीब्यूशन की, वितरण की, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, तो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर जब कोई भी प्रोडक्ट पहुंचाता है उसे भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। साथ ही साथ आपने देखा, आपने कई जगह बुक्स में पढ़ा होगा कि जब हम बात करते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का वितरण समान रूप से होता है, ये हम पढ़ते हैं, मतलब उसका केंद्रीकरण ना हो। तो संसाधनों का वितरण क्या होता है, यही तो है वितरण। रिसोर्सेस, ये वितरण हो रहा है, कहीं वेजेस चला गया, रिसोर्सेस की मदद से तो ये पूरा साइकिल जनरेट हुआ, तो कहीं वेजेस चला गया, कहीं इंटरेस्ट चला गया, कहीं प्रॉफिट चला गया, कहीं रेंट चला गया। जैसे जैसे हम स्टडी को आगे बढ़ाएंगे बहुत सारे फैक्टर इसमें बीच में ऐड होते जाते हैं। जैसे कि ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट से कुछ सेविंग करके ये क्या करेगा, अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगा, तो बीच में फिर बैंक का रोल आ जाएगा और ये पूरा साइकिल ही बैंक से चालू होगा। जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा, ऐसा माना जाता है, पूरा साइकिल चालू होगा। तो बाद में कंज्यूमर कुछ पैसा सेव करेगा, हाउस होल्ड इनकम से कुछ पैसा सेव करेगा, कुछ प्रोडक्ट पे खर्च करेगा, और उसके बाद कुछ पैसा बैंक में डालेगा। बैंक क्या करता है, पूंजीपतियों को क्या देता है, लोन। लोन के बाद ये पूरा साइकिल आपका ऐसे चलता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन, संगठन भी लिख के आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया मनी फ्लो क्या होती है और रियल फ्लो क्या होता है। पूरा रिसोर्सेज से चालू होता है। हालांकि ये मॉडल हमने स्टडी जरूर किया, लेकिन प्रोडक्शन का सीधा सीधा मतलब केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में थोड़ा सा अंतर है। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन की क्या मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि इनपुट को आउटपुट में तैयार करना प्रोडक्शन कहलाता है। मतलब
आगत को निर्गत में बदलना क्या कहलाता है? उत्पादन। अब प्रोडक्शन जरूरी नहीं है हम किसी चीज़ को केवल बनाएं या मैन्युफैक्चर करें, उसके स्वरूप को बदलें, क्योंकि ये चीज़ आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे धरती पे कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को बना नहीं सकता। वो क्या कर सकता है? आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में किसी चीज़ को रूपांतरित कर सकता है। जैसे कि हम नेचुरल रिसोर्सेस निकाल के उस पे हम क्या करते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह काट के हम क्या बना लेते हैं? फर्नीचर बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? लकड़ी का थोड़ा लकड़ी में हमने क्या किया? वैल्यू ऐड किया। तो एक डेफिनेशन ये भी होती है कि किसी चीज़ में वैल्यू को ऐड करने को भी हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहीं जाके न्यू स्किल लर्न करता है, तो वो भी एक प्रोडक्शन है। वो अपना प्रोडक्ट तैयार करता है, फिर जब वो जॉब पे जाता है तो उसका क्या प्रोडक्ट है? वो स्किल। तो वो अपनी स्किल सेल करता है, तो वो स्किल उसका प्रोडक्ट है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँगा तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि फैक्ट्री में कोई उत्पाद तैयार करना। आई होप आपको ये क्लियर होगा। धीरे धीरे ये मॉडल हम इंक्रीज करेंगे। बाद में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे इसमें बैंक का रोल आता है, कैसे गवर्नमेंट का रोल आता है। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और बात आप ध्यान रखिए, प्रोड्यूसर का एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, और जो कंज्यूमर का वांट्स होती है वो होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और मैक्सिमम प्रॉफिट। ये मॉडल यदि आपने अच्छे से समझा है तो आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम आगे डिस्कस करना चाहते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अब देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार डिस्कस करने से पहले एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा मॉडल है इसकी एक डिलीवरी चेन भी होती है। डिलीवरी चेन कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, तो इसकी सप्लाई कौन नियंत्रित करेगा? इसमें कुछ फैक्टर मायने रखते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने प्रोडक्शन तो देख ही लिया, दूसरा मैं आपको बताता हूं प्राइस, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने देख लिया कि ये जो मनी फ्लो है ये कैसे इसका बंटवारा होगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने देख लिया। प्राइस जो है, प्राइस के दो फैक्टर होते हैं जो उसके अंतर्गत आते हैं। एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई। सप्लाई मतलब कि आपूर्ति, और डिमांड मतलब कि मांग। ठीक है, तो प्रोडक्शन मतलब कि उत्पादन, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि वितरण। और ये आप समझ गए, प्राइस मतलब कि मूल्य। तो प्रोडक्शन, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, यही फैक्टर के आधार पे हमने इकोनॉमी को अलग अलग प्रकार में बांटा हुआ है कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के टाइप। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, उसको कितने प्रकार से बांटा गया है। तो ये मैं मिटा देता हूं। चलिए अब हम समझते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के प्रकार। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। इकोनॉमिक्स में क्या है, वो एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। जब हम इन प्रिंसिपल का उपयोग किसी जियोग्राफिकल एरिया में करते हैं, लाइक इंडिया, अमेरिका, चाइना, तो जब हम वहाँ पे उपयोग करते हैं इसका, तो हम उसे कहते हैं इकोनॉमी। जैसे इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी। क्लियर है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसे बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर इनके सब टाइप भी आपको मिलेंगे। सबसे पहला आता है
नियंत्रण के आधार पर। दूसरा टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका विकास के आधार पर। विकास के आधार पर। तीसरा टाइप है वैश्विक संबंधों के आधार पे। वैश्विक संबंधों के आधार पर। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल रिलेशन। क्लियर है? तो ये सारे हमने देख लिए कि टाइप्स बेसिकली इनको कितने भागों में बांटा गया है। अब जो नियंत्रण के आधार पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंट्रोल के बेसिस पे अर्थव्यवस्था को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जिसमें आता है उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसे ही हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो हम सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं, बाकी इसमें 2 और दूसरा आएगा आपका जिसे हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट इकोनॉमी। तीसरा पॉइंट इसमें आएगा मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर है? अब सबसे पहले हम इसको डिटेल में डिस्कस करना चालू करते हैं। उससे पहले, इससे पहले जो आपने नोट्स बनाए होंगे उसमें मैंने 3 पार्ट लिखे थे आपको, प्राइस, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बेसिस पे आप ये तीनों अर्थव्यवस्था समझ जाएंगे। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो तीनों में एक एक विद्वान का, लेखक का नाम आएगा। सबसे पहले इसमें नाम आता है एडम स्मिथ। आप जानते हैं इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, एडम स्मिथ। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन की, इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। और इन तीनों में सबसे पहली अर्थव्यवस्था मानी जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इससे पहले आप जानते हैं कि ताजशाही चलती थी, राजा महाराजा राज करते थे, वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स का प्रयोग होता था। लेकिन बेसिकली हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्भव हुआ है वो मानते हैं हम एडम स्मिथ की थ्योरी से। जो इनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें एक सिद्धांत था जिसे हम कहते हैं लेजिस फेयर प्रिंसिपल। लेजिस फेयर प्रिंसिपल का मतलब होता है, लेजिस फेयर प्रिंसिपल लिख देता हूं मैं, या फिर लेजिस फेयर, इसको हिंदी में बता देता हूं, आहस्तक्षेप का सिद्धांत, आहस्तक्षेप का सिद्धांत, लेजिस फेयर। क्लियर है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्भव है, इसका सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ ने। और कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? लेजिस फेयर, मतलब कि आहस्तक्षेप का सिद्धांत। अब हम ये समझते हैं कि आहस्तक्षेप का सिद्धांत कहता क्या है। ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि जो संसाधन है उसका प्रयोग करके जो प्रोडक्शन है, प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका फैसला करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर रहता है, निजी क्षेत्र, 3 प्रकार के डिलीवरी सिस्टम आपके हो सकते हैं। पहला आपका क्या हो सकता है? प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर, दूसरी हो सकती है आपकी गवर्नमेंट, तीसरी हो सकता है आपका मिक्स्ड स्ट्रक्चर। अब ये पॉइंट के आधार पे आप ये तीनों को समझेंगे। साथ ही साथ पहले जो मैंने आपको बताया, प्राइवेट सेक्टर का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दबदबा रहता है, मतलब कि उनको ज़्यादा आज़ादी रहती है कि वो रिसोर्सेज का उपयोग करके इन मेथड की मदद से, और जो आपने लास्ट स्ट्रक्चर देखा उसकी मदद से, वो क्या करते हैं, अपने वैल्यूएबल प्रोडक्ट को बना के एंड कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। इस पे क्या है, उन्हें खुली छूट होती है, ज़्यादा छूट होती है। किसकी मदद से? सरकार उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। मतलब कि आप कह सकते हैं निजी क्षेत्र को संसाधनों के प्रयोग में छूट, मतलब अधिक छूट रहती है निजी क्षेत्र को। क्लियर है? प्राइवेट सेक्टर क्या रहता है, जैसे कि अमेरिका है, तो अमेरिका में 80% जो चीज़ें हैं उस पे क्या है, प्राइवेट सेक्टर का दबदबा है। वहाँ गवर्नमेंट पब्लिक के लिए वेलफेयर पॉलिसीज़ और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र पे अपना योगदान रखती है। इवन वहाँ पे डिफेंस सेक्टर में भी पहले से बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा था, जैसा अब आप भारत में भी देख रहे हैं। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इसको आप कह सकते हैं कि अमेरिका में क्या है, निजी क्षेत्र का ज़्यादा दबदबा है। तो अमेरिका क्या है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। वहाँ गवर्नमेंट वेलफेयर का काम करती है, बहुत सारी पॉलिसीज़ लाती है, देश चलाती है, लेकिन निजी क्षेत्र को क्या है, उन्होंने फ्री फ्लो के लिए छोड़ा हुआ है। इसे ही हम कहते हैं लेजिस फेयर का सिद्धांत। जब हम निजी क्षेत्र को फ्री छोड़ देते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आती है। कभी कभी क्या होता है, मोनोपोली, जिसे हम क्या कहते हैं, एकाधिकार की स्थिति बन जाती है। एकाधिकार की स्थिति का क्या मतलब होता है? जैसे अभी रिलायंस जियो है, आपने देखा रिलायंस जियो जब आया उसने बहुत ज़्यादा फ्री सर्विसेज दी। अब आगे जाके ऐसा हो सकता है, उसके कारण क्या हुआ, जो दूसरे प्लेयर थे मार्केट में वो क्या हुए, धीरे धीरे लॉसेस बियर करके, आपने देखा आइडिया वोडाफोन भी मर्ज हो गए। अब मान लीजिए आगे जाके पूरी टेलीकॉम कंपनियां क्या हों, ख़त्म हो जाएं। अब जियो डाटा प्राइस या जो कॉलिंग प्राइस है उसको कर दे 1000-2000 रुपीज़, तो क्या होगा, क्योंकि एक ही प्लेयर है, उसका एकाधिकार हो गया, मोनोपोली बन गई। तो ये कभी कभी यहाँ पे मोनोपोली की कंडीशन आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एकाधिकार की स्थिति बन जाती है। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्राइस है, ये वाला जो फैक्टर है, ये सबसे ज़्यादा इसमें काम करता है। जो प्राइस है उस पे क्या है, कोई नियंत्रण नहीं होता। प्राइस जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई ये कहाँ से आएंगी, तो ये दोनों आएंगी मार्केट से। कहाँ से? मार्केट, मतलब कि बाजार। ठीक है, तो सप्लाई और डिमांड दोनों जो एलिमेंट है वो इफेक्ट करेंगे प्राइस को, और ये एकदम फ्री फ्लो चलेगा। और मार्केट मतलब कि यहाँ पे जो कीमत का निर्धारण है, किसी भी कोई प्रोडक्ट आया मार्केट में, वो सोलली किस पे डिपेंड करेगा कि उस चीज़ की क्या डिमांड है और उस चीज़ की क्या सप्लाई है। यदि मान लीजिए उसकी सप्लाई कम है और मांग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस क्या है, बढ़ जाएगी। सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस घट जाएगी। ऐसे, जबकि अभी मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी बताऊंगा तो वहाँ पे इसके उलट क्या होता है, डिमांड और सप्लाई पे नहीं, मैक्सिमम पब्लिक के वेलफेयर करना है गवर्नमेंट को, तो वेलफेयर के लिए वो क्या करेंगे, प्राइस को डिसाइड करके रखेंगे कि इतना ही प्राइस रहेगा। तो यहाँ पे मोनोपोली बनने का खतरा रहता है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, बाजार के द्वारा कीमत का निर्धारण, बाजार द्वारा कीमत का निर्धारण। क्लियर है?
तो मार्केट फोर्स इस पे इफेक्ट करते हैं, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे इस इकोनॉमी का एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी मतलब कि बाजार अर्थ व्यवस्था। क्लियर है? मार्केट इकोनॉमी भी इसे कहते हैं। अब एक और इसकी खासियत है कि जब यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर मार्केट में आपके पास रहते हैं तो उससे एक बेनिफिट भी होता है। जब बहुत सारे प्लेयर रहते हैं तो कंपटीशन होता है, जब कंपटीशन होता है तो उसका फ़ायदा किसको मिलता है, कंज्यूमर को। तो ये इसकी एक खासियत है कि जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट होगा डिमांड और सप्लाई को लेके, मार्केट में मान लीजिए बहुत सारे प्लेयर आ गए, सीधी सी बात है डिमांड बढ़ गई, अब वो कंपटीशन करेंगे कि हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, तो कंपटीशन का फ़ायदा किसको मिलता है, एंड कंज्यूमर को। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे इसके और एलिमेंट बताना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या रहता है, कंपटीशन रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतियोगिता। प्लेयर्स में क्या है, कंपटीशन होता है जिसका फ़ायदा किसको मिलता है, एंड कंज्यूमर को मिलता है। अब इसका एक डीमेरिट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब गवर्नमेंट फ्री छोड़ देती है पूंजीपतियों को कि आप रिसोर्सेज का उपयोग करके कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाएं, तो इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मैंने आपको बताया था, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वेजेस। तो कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इनका एम क्या होता है कि हम अधिक से अधिक लाभ बनाएं, इसलिए वो क्या करते हैं, वेजेस वगैरह जो वर्कर्स को देनी होती है उसमें कमी करके मैक्सिमम वो प्रॉफिट अपने पास रखना चाहते हैं। तो इससे क्या है, देश में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी, मतलब कि असमानता, इन इक्वेलिटी, असमानता का भाव आ जाता है, क्योंकि अमीर और अमीर होता जाता है और जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है। तो इसका एक आपने बेनिफिट देखा कि यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट तो ये हो गया, प्रतियोगिता रहती है तो कंपटीशन का फ़ायदा कई बार कंज्यूमर को मिलता है। लेकिन इसके डीमेरिट मैंने क्या बताया कि यहाँ मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे ये इक्वेलिटी, इनइक्वालिटी को भी बढ़ावा देता है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पॉइंट्स थे जो आपके लिए जानना जरूरी थे। ये इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पीछे मास्टरमाइंड किसका है, तो आप कह सकते हैं एडम स्मिथ का, और लेजिस फेयर के सिद्धांत पे काम करता है। निजी क्षेत्रों को यहाँ पे फ्री होते हैं, उस पर सरकार बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं रखती है, वो संसाधनों का उपयोग करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस के बाजार के माध्यम से प्राइस का निर्धारण किया जाता है। क्लियर है? तो इतना काफ़ी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए। अब हम समझेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ये मैं आपको रब कर देता हूँ क्योंकि मैं अब आपको बताना चाहता हूँ सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं, जब गवर्नमेंट इनको काफ़ी छूट दे देती है तो इसे ही उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। उदारवादी मतलब कि लिबरल इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी, उदारवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर है? तो इसी को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए किससे रिलेटेड, पूंजीवादी, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था पे। तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इनइक्वालिटी क्रिएट होता है, असमानता, गरीब और गरीब होता जाता है और अमीर होता जाता है। इससे एक्चुअली में क्या हुआ था, 1917 में
1917 में हुआ था रशियन रिवोल्ट। ठीक है, अब जो रशियन रिवोल्ट हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा जैसे जो वर्कर्स हैं वो परेशान थे। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए एक जर्मन दार्शनिक थे जिनका क्या नाम था, कार्ल मार्क्स। हुआ ये, जब रशियन रिवोल्ट हुआ उसके बाद जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत था कि होना क्या चाहिए, जो भी रिसोर्सेस हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, जो भी संसाधन है उसका जो स्वामित्व है, उसकी जो ओनरशिप है वो समाज में किन लोगों के पास रहनी चाहिए। जैसे कि फैक्ट्री में मैं बात करूं तो बिल्कुल लोअर क्लास में जो वर्कर हैं, पूरी वर्क फोर्स है, उनके पास उनका स्वामित्व होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए। ऐसा कहना था किसका, कार्ल मार्क्स का। लेकिन एक और व्यक्ति थे जो लेनिन, उनका ये मानना था कि बिल्कुल निचले लेवल की जो ओनरशिप है वो लेने में बहुत समय लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि जो भी बेसिक लेवल पे, बिल्कुल निचले लेवल पे लोग हैं, वर्कर्स का आप एग्जांपल ले लीजिए, इनके बिहाफ में किसी को आगे आके उनके बिहाफ में उनकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी और संसाधनों का उपयोग और उपभोग ऐसे सुनिश्चित करना होगा कि उसका जो फायदा है वो सारे लोगों में समान रूप से मिले। क्लियर है? जैसे मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन में वेजेस है। अब जो वेजेस है, श्रमिक हैं, वो क्या करते हैं, उनको जो श्रमिक दे रहे हैं, मेहनताना दे रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वो उनको कम देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रख लेते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सभी पे समान रूप से हो, जिससे समानता बन सके, इनइक्वालिटी ना बने। इसलिए जो रिसोर्सेस हैं उनका जो स्वामित्व है, ओनरशिप है, वो ये जो बेसिक लेवल पे निचले, आप मान सकते हैं कि पंक्ति के में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति, जो वर्कर हैं, पूरा समाज है, हमारी प्रजा है, जनता है, इनके बिहाफ में कोई ओनरशिप ले और वो संसाधनों का ऐसा उपयोग करे जिससे सबका मैक्सिमम वेलफेयर हो सके। ये इसका कॉन्सेप्ट था, इनका प्रिंसिपल था कार्ल मार्क्स का। और साथ ही साथ लेनिन ने इसमें क्या ऐड किया कि उन लोगों के बिहाफ में कोई ऐसा कर सकता है। तो यहाँ से जन्म होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। रशियन क्रांति के बाद से उन्होंने क्या किया कि फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था लाई, जिसका बेसिक मोटो होता है कि यहाँ पे जो आपका स्टेट होता है, राज्य होता है, राज्य का नियंत्रण होता है संसाधनों पे। राज्य का नियंत्रण होता है संसाधनों पे और वह मैक्सिमम से मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर में इसका उपयोग करते हैं, जिससे समाज तो तरक्की करे, साथ ही साथ पब्लिक वेलफेयर भी हो। इसका मैं आपको अभी थोड़ी देर में एग्जांपल दूंगा। तो रशियन क्रांति में क्या हुआ था 1917 में कि पहले वहाँ ज़ारसिस्ट की वो चलती थी, सत्ता चलती थी, तो उसको हटा के फिर वहाँ पे क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना हुई। उसके माध्यम से क्या हुआ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रिसोर्सेस हैं, जिससे जो वर्कर्स हैं उनका क्या हो, शोषण ना हो सके, इसलिए ये अर्थव्यवस्था लाई गई। तो पब्लिक वेलफेयर हो सके, राज्य का नियंत्रण संसाधनों में होता है और यहाँ पे जो निजी क्षेत्र है वो क्या होता है, वीक होता है। राज्य अपना स्वामित्व बनाता है जिससे मोनोपोली ना आ जाए, शोषण ना हो वर्करों का, और वो क्या करता है, मैक्सिमम वेलफेयर के लिए काम करता है। क्लियर है? तो ये इसके प्रिंसिपल है। यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी, मतलब कि समानता जनरेट होती है। ठीक है, समानता जनरेट होती है, इक्वलिटी आ जाती है। तो आपको क्लियर हुआ कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसे आई। यहाँ पे मैंने बात करी है राज्य की। राज्य का मतलब क्या होता है, स्टेट। अब आप कहेंगे कि स्टेट मतलब कि एमपी यूपी, यहाँ पे राज्य का ये मतलब नहीं है। यहाँ पे राज्य का मतलब है गवर्नमेंट से, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, स्टेट की परिभाषा होती है किसी भी आपका पार्लियामेंट
स्टेट लेजिस्लेचर और कोई भी प्राधिकारी जिसको नियम कानून बनाने का अधिकार हो वो क्या कहलाता है? स्टेट। ठीक है, आर्टिकल नंबर कौन सा है ये आप कमेंट में बताएंगे। अब स्टेट राज्य का नियंत्रण होता है, इसीलिए ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे स्टेट का दबदबा होता है, इसीलिए हम इसे स्टेट इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, स्टेट इकोनॉमी भी कहते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। साथ ही साथ इस इकोनॉमी की एक और खासियत होती है, जब बात होती है पब्लिक वेलफेयर की तो एकदम से कुछ नहीं होता। जब रशियन क्रांति हुई वहाँ पे उनकी इकोनॉमी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? प्लानिंग करी। क्या करी? प्लान बनाए और उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते करते उन्होंने पूरी अपनी अर्थव्यवस्था सुधार ली। इसीलिए जब जवाहरलाल नेहरू रशिया गए थे तो उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने प्लानिंग के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार लिया और समाजवादी अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए, इसीलिए इस इकोनॉमी को प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। आप सभी को अच्छे से पता होगा भारत में 1950 में प्लानिंग कमीशन की भी शुरुआत की गई थी। वो उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं यहीं से आई थी, जो कि अब नहीं है। प्लानिंग कमीशन अब इंडिया में वर्क नहीं करता, अब नीति आयोग करता है। लेकिन उसकी भी जो कॉन्सेप्ट था, उसका जो विचार था, वो यहीं से आया था जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, तो प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं किसको? समाजवादी अर्थव्यवस्था को। स्टेट इकोनॉमी भी कहते हैं। यहाँ पे राज्य का नियंत्रण ज़्यादा होता है, निजी क्षेत्र का कम होता है। मैंने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मजबूत होता है। गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर, मैंने आपको बताया ना, निचले बिल्कुल पब्लिक के बिहाफ में कोई ओनरशिप लेता है, इसीलिए हम इसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे ये इक्वलिटी जनरेट होती है, प्लानिंग करके देश का विकास होता है और इनका एक ही एम होता है, क्या? पब्लिक वेलफेयर और मैक्सिमम वेलफेयर करना। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों को किसी रूट में बहुत ज़्यादा ट्रेन की आवश्यकता है, तो यदि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो जब तक वो मॉडल प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगा उन लोग ट्रेन नहीं चलाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? यदि पब्लिक वेलफेयर में ऐसा करना बहुत आवश्यक है तो वो ट्रेन चलाएंगे, भले ही वो लॉस में चले। आपने देखा गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है जिससे सबको गैस प्राप्त हो सके। सब्सिडी क्यों देती है? आपने देखा भोजन वगैरह भी उपलब्ध कराती है। क्यों कराती है? क्योंकि जिससे उनका क्या एम है? मैक्सिमम वेलफेयर। हर चीज़ वहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉफिट जनरेट के लिए नहीं करती। अगर सारी चीज़ हम पूंजीपतियों के हाथ में दे देंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जनरेट हो जाएगी। तो आई होप आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपना अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके कॉन्सेप्ट हम समझेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी की क्या खासियत होती है? यहाँ पे जब महामंदी आई 1929 में, तब क्या हुआ? वहाँ पे आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस चीज़ को आंसर करने में कहीं ना कहीं असफल थी। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया मिश्रित अर्थव्यवस्था का। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक महापुरुष थे जिनका नाम पढ़ाया था J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। ये जो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, इन्होंने बताया कि हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो गुड पॉइंट्स हैं उसको हम मिला के एक अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी का। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, ये क्या होता है? सपोर्ट में काम करता है गवर्नमेंट सेक्टर के। मतलब आप कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर मिल के काम करते हैं। मतलब गवर्नमेंट क्या करता है? वो नियंत्रण बना के रखता है और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी वो नियम कानून के तहत उन चीज़ों में, कुछ चीज़ों में पूरी छूट दे देता है।
कुछ चीज़ों में उसको सपोर्ट करने के लिए लिमिटेड छूट देता है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए, जैसे मैंने आपको टेलीकॉम का उदाहरण दिया था, जैसे मैंने कहा था कि यदि जियो मोनोपोलिस्टिक हो गया तो क्या होगा, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी है, साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो यदि कुछ ऐसा करने लगे जिससे मैक्सिमम वेलफेयर या कहीं ना कहीं शोषण होने लगे तो हमारे पास एडा है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, हम दोनों के गुड पॉइंट्स को लेके चलते हैं। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये भारत की है, तो इसका अक्सर पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ की है, भारत के बारे में पूछा जाता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हम दोनों के गुड पॉइंट्स को उठाते हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स नाम आप याद रखिएगा, इन्होंने इसका ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आप समझ गए, मैक्सिमम प्रॉफिट, यहाँ पे मैक्सिमम वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। यहाँ दोनों के गुड पॉइंट्स को लिया जाता है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि एक समय पे देश क्या है, प्रगति करना बंद कर देता है, सब कंपटीशन का भाव रहता है तो सैचुरेशन में आ जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, तो हम क्या करें, दोनों के गुड पॉइंट्स को मिला लिए, ये होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, ये है भारत की। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट विकास के आधार पे और वैश्विक संबंध के आधार पे जो इकोनॉमी है उसको हम समझते हैं। आइए अब हम हमारी नेक्स्ट जो कैटेगरी थी उसकी ओर चलते हैं कि डेवलपमेंट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका एक होता है आपका विकासशील। मेनली आप देखिए 2 ही कैटेगरी हो सकती है, बट यहाँ पे 3 कैटेगरी बताई गई हैं, मतलब कि डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, फिर पिछड़ी अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। मतलब कि यदि आप मान लीजिए ये 3 प्रकार हैं इसके, मतलब कि अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए ये हो गया डेवलपिंग, ये हो गया डेवलप्ड। बेसिक प्रिंसिपल बस आप समझ लीजिए, क्योंकि इनका कई जगह डिस्कशन आता है। हम कई बार आप देखते हैं ध्यान था कि होना क्या चाहिए, जो भी रिसोर्सेस हैं, जो मैंने आपको पहले बताए थे, जो भी संसाधन है उसका जो स्वामित्व है, उसकी जो ओनरशिप है, वो समाज में किन लोगों के पास रहनी चाहिए। जैसे कि फैक्ट्री में मैं बात करूं तो बिल्कुल लोअर क्लास में जो वर्कर हैं, पूरी वर्क फोर्स है, उनके पास उनका स्वामित्व होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए। मतलब कि मैन मेड को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम, हाँ, लिनिन उनका, और जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, मतलब कि नेचुरल है, वो लेने में बहुत समय लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि जो भी बेसिक लेवल पे, बिल्कुल निचले लेवल पे लोग हैं, वर्कर्स का आप एग्जांपल ले लीजिए, इनके बिहाफ में किसी को आगे आके उनके बिहाफ में उनकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी, और संसाधनों का उपयोग नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको निश्चित करना होगा कि उसका जो फायदा है वो सारे लोगों में समान रूप से मिले। क्लियर है, जैसे मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन में वेजेस है। अब जो वेजेस है, श्रमिक है, वो क्या करते हैं, उनको जो श्रमिक दे रहे हैं, मेहनताना दे रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वो उनको कम देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रख लेते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशनलाइजेशन नहीं कर पा रहा, वो अर्थव्यवस्था अंडर डेवलपिंग हो सकती है। यदि कोई अर्थव्यवस्था ऐसी है जहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं उसका धीरे धीरे वो दोहन कर रहा है और वो इसके और इसके बीच की कैटेगरी में आ रहा है, तो हम उसे कह देते हैं विकासशील। बट एक्चुअली में 2 ही कैटेगरी होती है, ये हमने बनाई हुई है। विकसित में क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका वो दोहन कर चुका है या बहुत प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ, हम जानते हैं भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, डेवलपिंग। भारत में आप देखिए कितनी ज़्यादा जनरेशन यंग है, मतलब कि भारत में जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं वो कितना अच्छा है।
यदि भारत में आप मान लीजिए जितनी भी यंग जनरेशन है पूरे अच्छे कामों में लग जाए, बहुत अच्छे से मेहनत करे, और उससे क्या होगा, हमने अपना जो ह्यूमन रिसोर्स था उसको बेहतर उपयोग में लाया, और उससे हम क्या होंगे, हम विकासशील से विकसित में आ जाएंगे। ये भी एक उदाहरण हो सकता है। और विकसित अर्थव्यवस्था में वो उसके जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसको वो क्या करे, उपयोग में ले आए, अच्छे से उपयोग करे, उनका दोहन कर चुका हो, तो वो हो जाएगी विकसित अर्थव्यवस्था। इसके साथ ही इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपके सेक्टर होते हैं, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है कृषि, एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। मान लीजिए आप प्रोडक्शन लिख देता हूँ उसको मैं, जबकि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। प्रोडक्शन एक होता है सर्विस। यदि कोई अर्थव्यवस्था में यदि कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, साथ ही साथ प्रोडक्शन और सर्विस सेंटर बहुत लो लेवल पे हैं, यदि आप तीनों को 100% माने तो ये कृषि का बहुत ज्यादा योगदान है और प्रोडक्शन और सर्विस का बहुत कम योगदान है, तो वो अर्थव्यवस्था पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। विकासशील में ये दोनों परसेंटेज में, इनका जो परसेंटेज है उसमें क्या है, अपना जो एरिया है उसको बढ़ा रहे हैं, कृषि धीरे धीरे कम हो रहा हो, और प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है ये क्या है, इंक्रीज हो रहा हो, तो वो विकासशील हो सकती है। और विकसित अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन और सर्विस का उस देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ होता है, तो वो हो जाती है विकसित अर्थव्यवस्था। आई होप आपको समझ में आया होगा। पिछड़ी अर्थव्यवस्था, रिसोर्सेज का कोई रिसोर्सेज का अभाव है या रिसोर्सेज उन्हें जनरेट कर लिए हैं तो भी बेहतर उपयोग नहीं कर पा रहे, तो पिछड़ी। विकासशील धीरे धीरे दोहन कर रहे हैं, विकासशील की ओर बढ़ रहे हैं, विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। और विकसित में क्या है, प्रॉपर जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका वो दोहन कर चुके हैं, साथ ही साथ वहां प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। क्लियर है आपको ये क्लासिफिकेशन? आप ध्यान रखेंगे, ये अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं आपको सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बताऊंगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के बारे में पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे वैश्विक संबंधों के आधार पे अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंधों के आधार पे अर्थव्यवस्था, मतलब आपने देखा कि जो विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था मैंने आपको पढ़ाई, इसमें मेन रोल आपका किसका आया, रिसोर्सेस का, रिसोर्सेस का आया। साथ ही साथ मैंने कुछ सेक्टर्स भी आपको बताए जो अभी आपको आगे पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया कृषि क्षेत्र, प्रोडक्शन, सर्विस, तो रिसोर्सेस लेकिन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो रिसोर्सेस के आधार पे हमने विकास को बांट लिया। साथ ही साथ कुछ और पॉइंट भी है, जैसे कि जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था रहती है वहां लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना अच्छा नहीं रहता, बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पे भी हम देख सकते हैं, इंफ्रा लिख रहा हूं मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पे भी जो आप देखेंगे जो विकसित देश होते हैं वहां क्या है, ट्रांसपोर्टेशन तेज है, पूरा कंट्री डेवलप्ड है, तो उससे क्या रहता है कि बेहतर तरीके से अर्थव्यवस्था चलती है। और जिस देश में आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा नहीं है, ट्रेन 10-10 घंटे लेट हो रही है, तेजी से नहीं पहुंच रही है, आप देखेंगे जितने भी विकसित देश हैं वहां आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत डेवलप होता है, साथ ही साथ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत डेवलप होते हैं। क्लियर है? तो ये आप देख लेंगे रिसोर्सेज, सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक लाइन में यदि मैं बोलूं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आप क्या समझते हैं, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, साथ ही साथ वो अपनी जरूरतें कैसी पूरी कर रहा है, क्या उसकी, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मेजर आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं तो आप बेहतर इसको कंपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, इसको बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है आपकी खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, इसको हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी।
ठीक है। और सेकेंड आता है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब कि बंद अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। अभी मैंने आपको एक डायग्राम पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन और कंज्यूमर, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या करता है, कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट देता है, कंज्यूमर क्या देता है, प्रोड्यूसर को क्या देता है, पैसे देता है। और भी मैंने बहुत सारे फैक्टर आपको बताए इस मॉडल में। इस मॉडल में आप देखिए, यदि ये एक देश की टेरिटरी के अंदर हो रही है, जितनी भी आपकी आर्थिक क्रियाएं हैं वो उसी देश की टेरिटरी के अंदर हो रही हैं, तो वो आपकी बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ सकता है। अब मान लीजिए ये जो प्रोड्यूसर है, यदि मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें जो रॉ मटेरियल है वो ऐसा लगता है जो चाइना में मिलता है, तो ये क्या करेगा, यहां पे चाइना रूल में आ गया। चाइना क्या करेगा, इससे रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर है वो केवल अपनी टेरिटरी के अंदर के कस्टमर को छोड़ के, साथ ही साथ अपने मतलब छोड़ के नहीं, उन कस्टमर के साथ साथ वो दूसरे देशों में भी अपनी गुड्स की सप्लाई करे, जैसे कि यूएसए, ये हो गया जापान। सीधी सी बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब कि आयात और निर्यात करने की छूट हो प्रोड्यूसर को, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, जहां पे आपको दूसरे देशों से आयात और निर्यात करने की छूट हो, उसे हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। और क्लोज्ड इकोनॉमी में यहाँ पे प्रतिबंध होगा, किस चीज से प्रतिबंध होगा, कि वो दूसरे देशों से आयात और निर्यात नहीं करेंगे। यदि हमने इस पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, इस पे हमने प्रतिबंध लगा दिया, तो वो क्या हो गया, बंद अर्थव्यवस्था। अभी बहुत बात चल रही है आत्मनिर्भर भारत की, कहीं ना कहीं यदि मानिए कि हमारे देश में जितने भी कंजम्पशन की गुड्स हैं वो भारत में ही जनरेट हो जाएं, साथ ही साथ भारत के लोग उसे कंज्यूम कर लें, इस तरह से कंज्यूम करें कि जो प्रोड्यूसर है उसको इतना प्रॉफिट हो कि वो सस्टेन कर पाए, इसे सफिशिएंसी कहते हैं। तो यदि वो सस्टेन कर पाता है तो हम ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने में कामयाब होंगे जहां हमें किसी देश से कोई आयात निर्यात करने की आवश्यकता ना पड़े, और हम देश का जो प्रोडक्ट बनाए देश में ही कंज्यूम कर ले, और ये साइकिल रिपीट होती रहे। प्रैक्टिकली आप देखें तो ऐसा इम्पॉसिबल है। आज आप जानते हैं कि वैश्विक संबंध मतलब कि जो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, सारे देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई रॉ मटेरियल जो हमारे देश में नहीं मिलता वो मंगाना ही पड़ेगा, और इसके लिए हमें दूसरे देश पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। साथ ही साथ वो देश भी हम पे डिपेंड रहते हैं किसी ना किसी प्रकार के रॉ मटेरियल या किसी ना किसी प्रकार के फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए। क्लियर है? तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहां पे आयात निर्यात पे प्रतिबंध हो, और खुली अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता या किसी शर्त के साथ उस पे छूट दी जाती है। क्लियर है? आई होप आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी के साथ हम इकोनॉमिक्स की चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, और आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेरा नाम है सौरभ शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ।